चलिए, सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोसाइटी की इस विकास यात्रा में हम 11th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 3 इंट्रोड्यूसिंग नहीं अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन, और बुक का नाम क्या है बेटा? इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी। वेरी गुड। एटलीस्ट देखिए, बार बार बोलने से किताब का नाम तो याद हुआ। चैप्टर का कंटेंट याद हो ना हो बात की बात है, किताब का नाम याद हो गया। हम इसमें अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि अलग अलग तरह की सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। हमने फैमिली के बारे में समझा, हमने मैरिज के बारे में समझा, हमने किनशिप के बारे में समझा। हमने देखा कि इकोनॉमिक स्फीयर यानी कि वर्क किस तरह से सोशल इंस्टीट्यूशंस पर इम्पैक्ट डालता है, और सोशल इंस्टीट्यूशंस भी वर्क पर इम्पैक्ट डालती हैं। हमने देखा कि मॉडर्नाइजेशन आ जाने से, फैक्ट्री कल्चर आने से किस तरह से जो कॉटेज इंडस्ट्री लेवल पर प्रोडक्शन होती थी, जो होममेड आर्टिकल्स हुआ करते थे और आप एक सब्सिस्टेंस लाइफ बिताया करते थे, वो चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई। अब आप इंडस्ट्री बेस्ड आर्टिकल्स को कंज्यूम करते हैं, सब कुछ एक फैक्ट्री सेटिंग में प्रोड्यूस होता है। ट्रांसपोर्टेशन का जन्म हो गया इसकी वजह से, और सर्विस सेक्टर आ गया, और सर्विस सेक्टर आने से, कंप्यूटर इनेबल्ड सर्विसेज होने से वुमेन भी एक लेवल पर एम्पावर्ड हुई, क्योंकि उन्हें भी जॉब के सिनेरियोज मिले। तो इस तरह से समाज प्रभावित हो रहा है अर्थव्यवस्था से, सामाजिक संस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और वह अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर रही हैं। हम इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़े और हमने पॉलिटी के नाम पर ये समझा कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन सोशल इंस्टीट्यूशंस को प्रभावित करते हैं, और समाज भी बदले में इन्हें प्रभावित करता है। आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं, और हम रिलीजन और एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को समझेंगे, चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, फिर हम इसके अंदर गिवन एक्टिविटीज़ के वाया भी एक बार चैप्टर को समझेंगे, ताकि चैप्टर प्रैक्टिकली आपकी नस नस में समा जाए और आप उसका पूर्ण रूप से अमृत पी पाएँ। ओके, तो देखिए, जब हम पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में थे, उसका जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें नेशनलिज्म का जिक्र हो रहा था, और इस बात पर मैंने इस सवाल पर चीज़ें मैंने छोड़ दी थी कि एक तरफ देखा जाए ग्लोबल फोर्सेस काफ़ी एक्टिवेट हो रही हैं। आज ग्लोबलिज्म या ग्लोबलाइजेशन जिसे आप कहते हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है। आज गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज इंटरनेशनली बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। आज भारत ऑलमोस्ट, आपने देखा होगा, पीछे खबर आई थी जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया, यानी कि तालिबान की फतेह हुई वहाँ पर, तो आपने देखा कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उन दिनों के दौरान जो टर्बुलेंसेस हुई अफ़गानिस्तान में, उसकी वजह से भारत में ड्राई फ्रूट्स के रेट्स बहुत बढ़ गए। इतना बड़ा रेट में उछाल आने का कारण यही था कि भारत बड़े पैमाने पर निर्भर था अफ़गानिस्तान से आने वाली सामग्रियों पर, ड्राई फ्रूट्स के मामले में। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसी तरह से बनते हैं। अगर आज भारत की बात करें तो एक विकासशील देश के तौर पर, एक डेवलपिंग नेशन के तौर पर भारत एग्जिस्ट करता है। इसके लिए प्रोडक्शन मेन स्टे है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है आपको, और एनर्जी आज भी हम कन्वेंशनल मेथड से ही डिराइव करते हैं। तो इसके लिए कन्वेंशनल फ्यूल ही यूज़ होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और वो पर्शियन गल्फ़ से आते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया है, कतर है, ये सब मुल्क हैं जहाँ से ये चीज़ें आती हैं। अब वहाँ पर थोड़ी बहुत भी डिस्टर्बेंसेस हों तो उन चीज़ों के प्राइसेस में फेरबदल होता है, और भारत में महंगाई हो जाती है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर ज़बरदस्त असर पड़ता है। इंडियन इम्पोर्टर्स, इंडियन एक्सपोर्टर्स, हर कोई प्रभावित होता है। भारतीय रुपए का मूल्य बदल जाता है। इस तरह से आज हम विश्व भर से जुड़े हुए हैं। पेंडेमिक जो अभी अभी हुआ, आपने नोटिस किया कि उसकी शुरुआत मान लें, अगर उसका एपिसेंटर कहीं पर चाइना में भी था, तो वहाँ से भारत आया, सभी मुल्कों तक गया। ये वैश्वीकरण ही था कि विश्व के सभी देश आपस में इस तरह से जुड़े हुए थे कि लोग भी आ जा रहे थे, सामग्रियाँ भी आ जा रही थी। इसके वाया वो जो वायरस है वो सभी मुल्कों में फैला, और सभी मुल्कों ने उससे डील किया। तो एक तरह से ग्लोबलाइजेशन आज बड़े स्तर पर है। हमने कई सब्जेक्ट्स के वाया इस पर कई तरह के चैप्टर्स भी डिलीवर किए हैं अब तक, लेकिन जहाँ एक तरफ ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, वहाँ पर इंटेंस हो रही हैं नेशनलिस्टिक फीलिंग्स, नेशनल सेंटिमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। यह भी एक मुद्दा है। आज अगर देखें तो सरकार, सभी देशों की सरकार एक तरफ ग्लोबलाइजेशन की हिमायत करती आपको नज़र आएगी। जैसे मान लीजिए मैं भारत की ही बात करूँगा, तो एक तरफ भारत ये कहता नज़र आएगा कि अमेरिका और उसके जैसे बाकी बड़े मुल्कों को, विकसित देशों को
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाहिए विकासशील देशों की तरफ, यानी कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको टेक्नोलॉजी देनी चाहिए। कौन सी टेक्नोलॉजी देनी चाहिए? क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जाएँ और वो मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाए जिससे कि हम रिन्यूएबल एनर्जीज़ प्रोड्यूस कर सकें। नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज़ कहते हैं इनको। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण है सोलर एनर्जी। उसके लिए सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल बनाने की टेक्नोलॉजी है। ये सब बड़े देशों को ट्रांसफ़र करनी चाहिए छोटे देशों की ओर। बड़े देश यहाँ पर डेवलपमेंट के पास कहे जा रहे हैं, इकोनॉमी वाइज जो स्ट्रेंथेंड हैं। एक तरफ भारत इसकी बात करेगा, भारत WTO में पार्टिसिपेट करेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और वहाँ पर ये बात की जाएगी कि किस तरह से डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए डेवलप्ड नेशंस के द्वारा। यानी कि डेवलपिंग नेशन से आने वाले आर्टिकल्स के ऊपर डेवलप्ड नेशंस इंपोर्ट ड्यूटीज़ का मॉरेटोरियम रखें, इंपोर्ट ड्यूटीज़ ना लगाएं, ताकि डेवलपिंग नेशंस के प्रोडक्ट डेवलप्ड नेशंस की मार्केट में पेनिट्रेट कर पाएँ और डेवलपिंग नेशंस की इनकम और GDP बढ़ सके। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखा जाएगा कि भारतीय सरकार अपने स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइजेज़, जिन्हें हम SMEs कहते हैं या हम MSMEs भी कहते हैं, तो अगर हम इनकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ MSMEs अगर हम इनकी भी बात करें तो भारत की सरकार इनके विषय में, किसानों के विषय में, अपनी नई उभरती इंडस्ट्रीज़ के विषय में हमेशा प्रोटेक्टिव नज़र आएगी। आपको विश्व की सभी सरकारें इस तरह से प्रोटेक्टिव नज़र आती हैं, क्योंकि देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो लोग सत्ता में हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, और रिप्रेजेंटेटिव होने का मतलब यहाँ पर ये है कि उन रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने पीछे खड़े लोगों के हितों की सुरक्षा करनी है, और लोग ये चाहते हैं कि उनके उद्योग धंधे सुरक्षित रहें। यानी कि अगर वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और भारतीय बाज़ार में वो चीज़ बिक रही है, तो ग्लोबली इसी इंडियन मार्केट में बिक रही जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं सेम कैटेगरी के, उन पर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाएँ, उन पर रोक लगाई जाए, ताकि वो भारतीय बाज़ार में महंगे बिके, ताकि भारतीय उद्योग धंधों से उत्पन्न हो रहे पदार्थों को कंज्यूम करें। यानी कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ के गुड्स हैं उनको आप कंज्यूम करें, उन सर्विसेज को आप कंज्यूम करें। इसके लिए जो फॉरेन कंट्रीज से आने वाली मटेरियल हैं, जो आइटम्स हैं, उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए ताकि वो कॉस्टली हो जाए इंडियन मार्केट में। तो ये डिमांड लोग करेंगे, किन से करेंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव से। और गवर्नमेंट पॉपुलर होती हैं, यानी कि ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं, इसमें जनता का वोट बड़ा महत्व रखता है। ऐसे में रिप्रेजेंटेटिव्स भी एक तरह से बाउंड हो जाते हैं उन लोगों को डिलीवर करने को लेकर के। तो ऐसे पॉपुलिस्ट मेजर्स अक्सर आपको लोकतांत्रिक मुल्कों में देखने को मिलेंगे भी। किसान हैं वो ये बात करेंगे कि हमारी जो फसलें हैं वो हमारे भारतीय बाज़ारों में बिक सकें, इसके लिए विदेशों से आने वाले फल, सब्जियां और फसलें जो हैं उन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, या फिर कई बार पूर्णतः ही रोक लगा दी जाए, ताकि हमारे पदार्थ यहाँ के बाज़ारों में बिक सकें, ग्राहक इन्हें खरीदें। हमें वहाँ से उन मुल्कों के किसानों से कंपटीशन ना मिले, क्योंकि वह विकसित मुल्क हैं। वहाँ की सरकारों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से उनके पास अच्छे सीड्स हैं, अच्छी इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, अच्छे पैकिंग मटेरियल्स हैं और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अच्छा लॉजिस्टिक्स है, अच्छा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से वो बड़े पैमाने पर फसल उगाते हैं। वहाँ पर ज़मीनें कंसोलिडेटेड हैं, कई हज़ार एकड़ के खेत हैं, और इसके माध्यम से उनकी फसलें सस्ती होती हैं, गुणवत्ता अच्छी होती है, क्वालिटी इम्प्रूव्ड होती है और क्रॉप सस्ती होती है। इसके तहत वो जब विदेशी बाज़ारों में फसलें जाकर के बिकती हैं तो वहाँ के लोकल फार्मर्स को वो लॉस करती हैं, और अल्टीमेटली ये किसी भी देश के भी हित में नहीं होगा कि उस देश के लोग विदेशों से आने वाली फसलें और उन फल सब्जियों पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाएं और उनके स्वयं के स्वदेशी किसान जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, क्योंकि इससे फिर वो देश जो है वो आत्मनिर्भरता को ख़त्म कर जाएगा, वो इंडिपेंडेंस को लूज़ कर जाएगा, और अल्टीमेटली होगा ये कि वो डिपेंड कर जाएगा उन मुल्कों पर। और बाद में जब उन मुल्कों को ये दिखेगा कि इस कंट्री के खुद के फार्मर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो फिर वो हमारी कंट्री की जो पॉलिसी मेकिंग है, जो पॉलिटिक्स है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, इसमें इंटरफेयर करेगा, और ऐसे में कंट्री की सॉवरेनिटी हार्म हो सकती है। तो सरकारों का भी इस बात को बैलेंस रखने के लिए कि कंट्री की सॉवरेनिटी हार्म ना हो, ग्लोबल जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ग्लोबलाइजेशन के सिद्धांत हैं, उनकी मान्यता तो रखी जाए, संबंधों को आगे बढ़ाया जाए,
क्योंकि विकास करना है तो संबंध तो बनाने पड़ेंगे, आप बंद नहीं रह सकते। अगर आप भारत की भी अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो हमारी आईटी कंपनीज़ की सर्विसेज अगर वर्ल्ड लेवल पर कंज्यूम करवानी है अमेरिका और यूरोपीय देशों में, इंडियन आईटी कंपनीज अपनी सर्विसेज दें, इसके लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो बनाने होंगे और वो संबंध बने रहेंगे। इसके लिए हमें उन देशों के हितों की सुरक्षा भी करनी है अपने देश में। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होता है, सरकारों को एक बैलेंस बनाना होता है कि किस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ अपने इंडस्ट्रियलिस्ट, अपने फार्मर्स, अपने एम्प्लॉयज़ की भी सुरक्षा करें और दूसरी तरफ इस बात का भी ख्याल रखें कि हमारी कंट्री में हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे फार्मर बने रहें, ताकि हमारी सॉवरेनिटी एट लार्ज कभी भी स्टेक पर ना जाए। अगर सॉवरेनिटी एट लार्ज स्टेक पर चली गई तो वो फिर लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुल्क फिर आगे जा कर के बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ भी फॉलो कर सकता है, जो कि ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ नई साइंस, नई टेक्नोलॉजी, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कंज्यूमर के लिए वाइड ऑप्शंस हों, इसके लिए वैश्वीकरण का समर्थन करना भी ज़रूरी है। भारत विकास करे, इसके लिए यह ज़रूरी है। फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ भारत में आए ताकि भारत सैटेलाइट के क्षेत्रों में आगे की ओर बढ़े। भारत न्यू साइंसेस को इवॉल्व करे, डिस्कवर करे, चीज़ों को समझे, नई नई इन्वेंशंस की ओर आगे बढ़े। साइंटिफिक टेम्परामेंट रहे, अच्छे डैम, अच्छे पावर प्लांट्स, अच्छी इंडस्ट्रीज़, अच्छे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन सकें, उसके लिए हाई लेवल साइंस, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट्स, स्किल्स आने ज़रूरी हैं। हमें विश्व से सीखना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों के बीच में एक समीकरण बनाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में अगर हम देखें तो जहाँ एक तरफ ग्लोबलाइजेशन है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीयकरण की मांग भी बहुत ही घनी होती जा रही, इंटेंस होती जा रही, तीव्र होती जा रही है। ये दोनों चीज़ें एक साथ चलती जा रही हैं। हमने पिछला लेक्चर इसी मुद्दे पर छोड़ा था। तो यहाँ से नेशनलिज़म का एक टर्म, एक कंसेप्ट निकल करके आता है। नेशनलिज़म की अगर हम बात करें तो नेशनलिज़म डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड बिलीव्स प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी। नेशनलिज़म के तहत कुछ इस तरह के सिंबल्स होते हैं, कुछ इस तरह के बिलीव्स होते हैं जो आपको एक ऐसी सेंस देते हैं, कि ऐसी भावना देते हैं कि आप सब एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर हैं, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल कम्युनिटी। इसके बारे में हमने अदर सब्जेक्ट्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि नेशन क्या होता है, नेशनलिज़म क्या होता है। देखिए, आपकी कॉमन सफरिंग्स होती हैं हिस्ट्री में, आपके कॉमन जॉय होते हैं, कॉमन सॉरोज़ होती हैं, आपके कॉमन इश्यूज़ होते हैं और आपकी कॉमन एस्पिरेशंस होती हैं भविष्य को लेकर के। हो सकता है किसी एक बच्चे ने एक बार एक सवाल पूछा था कि कॉमन एस्पिरेशंस कैसे हो सकती हैं सबकी, धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर जब देश के सभी लोग बटे हैं तो कॉमन एस्पिरेशंस कैसे हो सकती है। वहाँ पर यह समझाना ज़रूरी है कि कॉमन एस्पिरेशन ये नहीं कि सभी को आइसक्रीम खानी है, कॉमन एस्पिरेशन ये नहीं कि सभी को बाइक पे घूमना है, कॉमन एस्पिरेशन ये है कि सभी को अपनी एस्पिरेशंस को रियलाइज़ करना है। कॉमन एस्पिरेशन ये है कि हर कोई कानूनी दायरे में रह करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। इसके लिए उसे एक बड़ी मात्रा में स्वतंत्रता चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, उसे कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जिसके तहत वो अपनी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक गोल्स को, एस्पिरेशंस को रियलाइज़ कर पाए। ये है सबकी कॉमन एस्पिरेशन, सभी यही चाहते हैं, अंततः सबका उद्देश्य यही है। इसे हम कॉमन एस्पिरेशन के तौर पर कहते हैं। तो कॉमन एस्पिरेशंस हैं आपकी फ्यूचर को लेकर के, कॉमन सफरिंग्स रही आपकी पास्ट में, आप सभी ब्रिटिशर्स के अधीन रहे और आप सबका उत्पीड़न हुआ, तो आप इस तरह से इस मामले में भी कॉमन हैं। इस तरह की कॉमन फीलिंग्स जब हमारे बीच होती हैं, हम एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई किए होते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम स्वयं को एक पॉलिटिकल सोसाइटी की तरह ऑर्गेनाइज़ करके हमारी इस टेरिटरी के तहत हमारे सिद्धांतों को, हमारे आइडियोलॉजीज़ को एग्जीक्यूट करें और उसके तहत हम अपना जीवन यापन करें, भविष्य हम अपने मुताबिक तय करें, तो हमें स्व अधीनता चाहिए होती है। हम किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह से राष्ट्र के कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, नेशन के कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आते हैं। मॉडर्न सोसाइटी के साथ ही नेशन कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया बहुत स्ट्रांगली। राज्य कंसेप्ट इससे पहले भी हुआ करता था। नेशन का कंसेप्ट मॉडर्न सोसाइटी के साथ आता है। यूरोपियन सोसाइटी में नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। स्टेट्स तो एग्जिस्ट करते थे, राज्य तो पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, लेकिन वह राज्य फिर नेशन बने, तो नेशन स्टेट का कंसेप्ट वहाँ पर एग्जिस्टेंस में आया। इंडियन नेशन भी एग्जिस्टेंस में आया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। उसके पहले इंडियन नेशन जैसी ऐसी चीज़ नहीं हुआ करती थी। भारतवर्ष के विषय में मैं आपको एथिक्स के लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ, वो क्या था मैंने समझाया। भारत शब्द भी आता है, भारतीय शब्द भी श्लोकों में आता है, वो भी एक कंसेप्ट है।
लेकिन मॉडर्न सेंस में अगर आप नेशन की बात करें तो इंडियन नेशन कॉलोनियल पीरियड के दौरान एक संघर्ष के दौरान जन्म लेता है। और वही नेशन की अगर हम बात करें तो इसके कुछ सिंबल्स होते हैं। फ्लैग एक बहुत बड़ा सिंबल है, राष्ट्र की एक अपनी ध्वजा होती है। आप उस सिंबल के प्रति, उस फ्लैग के प्रति समर्पित रहते हैं। सभी लोगों का जो सिर है वो सम्मान से, आदर से उसके प्रति झुकता है। उससे जुड़ते हैं लोग, उसके जुड़ करके गर्व की अनुभूति करते हैं। लोगों में प्राउड की फीलिंग होती है, एक प्राइड होता है, जैसे कि देश का बल होता है यानी कि सेना। देश के शहीदों के प्रति आपके हृदय में सम्मान होता है। इस तरह से राष्ट्र का एक गान होता है, तो राष्ट्रगान के प्रति भी आपके हृदय में सम्मान होता है। तो नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह से हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे आइडियोलॉजीज़, हमारे सिंबल्स और हमारे देश के अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं। वो बिलीफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजेंबल होते हैं। वो बिलीफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दी गई जो मान्यताएं हैं, धर्म को, समाज को, राज्यों को, उसमें भी दिखता है। और वो बिलीफ इस बात में भी दिखता है कि भारत एक नेशन के तौर पर सभी सोसाइटी कॉमन मैनर में आगे किस दिशा में बढ़ना चाहती है। तो इस तरह के कई बिलीफ होते हैं, कई सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं। ये एक राष्ट्र को परिभाषित करते हैं और लोग ये मान कर चलते हैं कि हम सब राष्ट्र रूपी से एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर हैं। वह गर्व से खुद को ब्रिटिश, इंडियन, इंडोनेशियन, श्रीलंकन, चाइनीज़, पाकिस्तानीज़ और अमेरिकन कह करके पुकारते हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियन यानी कि ऑजीज़। वो गर्व से अपने आप को इस रूप में एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, क्योंकि राष्ट्र उनकी स्वयं की एक आइडेंटिटी हो जाता है, क्योंकि वो खुद को एक मेंबर पॉलिटिकल कम्युनिटी का मान रहे हैं। तो इसलिए दे आर रिप्रेजेंटिंग दैट पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड दैट पॉलिटिकल कम्युनिटी इज़ द नेशन। दैट इज़ द कंसेप्ट। तो जब आप खुद को इंडियन कहते हैं तो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। वो आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। तो नेशनैलिटी इज़ अ वेरी बिग थिंग। आपके पास नेशनैलिटी नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो इसी के तहत फिर आपके अधिकार भी नहीं रहते हैं। आपके पास जब आइडेंटिटी है, यू हैव नेशन, तो उस नेशन के तहत आपको कुछ सिविल राइट्स होंगे, कुछ पॉलिटिकल राइट्स होंगे, कुछ सोशल राइट्स होंगे, क्योंकि आप उस नेशन के नेशनल हैं यानी कि नेटिव हैं, आप वहाँ पर बसते हैं। और भारत में बसने के कारण भारतीय संविधान के तहत आपको जो भारतीय नागरिकता मिलती है, उस नागरिकता के तहत आपको बहुत से मौलिक अधिकार भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको और अदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स भी मिलते हैं, और आप उन्हें एंजॉय करते हैं और अपने जीवन का विकास करते हैं। आप राज्य की शक्तियों को सीमित करते हैं, यानी कि स्टेट की पावर सीमित हो जाती है, क्योंकि स्टेट की पावर आपके फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपके स्वयं का एक अस्तित्व है, आपकी आइडेंटिटी है। तो इसलिए लोग जो हैं उस राष्ट्र से खुद को जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि वो राज्य उन्हें बढ़ने का, उन्हें विकास करने का अवसर दे रहा है। वो राज्य, वो जो नेशन है, वो राष्ट्र जो है, वो राज्य की अति को रोक रहा है, राज्य को उनके अगेंस्ट एक्सट्रीम नहीं जाने दे रहा है। वह राष्ट्र उन्हें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से लोग इसी कारण से अपने राष्ट्र से बड़े पैमाने पर जुड़ते हैं। आप कई बार ऐसा हो सकता है कि सरकारों का विरोध करते हैं, कोई समस्या का कारण नहीं, आप कर सकते हैं। सरकारों के द्वारा किया जा रहा है राज जो है उसका भी विरोध करते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन राष्ट्र का विरोध नहीं किया जाता है। राष्ट्र के वासी होते हैं आप, इसलिए जब उसके खिलाफ हो तो आपको एंटी नेशनल भी कहा जाता है, एक इस तरह का शब्द भी प्रयोग किया जाता है। बट यू कैन क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग। You can criticize the policies of government, it is a different thing. You can criticize the rule of the government. गवर्नमेंट का शासन अच्छा नहीं है तो आप शासन को क्रिटिसाइज़ करिए, सरकार को क्रिटिसाइज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक भारतीय राज्य, भारतीय राष्ट्र, यह एक अलग कंसेप्ट है, आप इसके प्रति समर्पित रहते हैं, ये बड़ी चीज़ है। आई बात समझ में? क्लियर हुई? तो भारतीय बहुत पुराना एक वाक्य है, चाणक्य एक बार कहते हैं कि मैं राष्ट्रद्रोही नहीं हूँ, मैं राज्यद्रोही चाहे हो सकता हूँ। राज्यद्रोही का मतलब यहाँ पर यह है कि वो धनानंद के राज्य का विरोध करते थे, उसके विद्रोही थे, लेकिन वह मगध राष्ट्र जो था उस समय में, या भारतीय राष्ट्र आप कहें, भारतवर्ष की बात करें या अखंड भारत की बात करें, वो उसके विरोधी नहीं थे, वो उसके हित में थे। इसलिए वो धनानंद का उत्पीड़न से भरा हुआ साम्राज्य और राज्य ख़त्म करना चाहते थे। ये एक बड़ी चीज़ थी। क्लियर हुई कहानी? सो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशन किस तरह से इंडिविजुअल को प्रभावित कर रहा है और नेशनलिज्म कितनी प्रबलता से आगे आ रहा है। तो जब भी बात नेशनलिज्म की होगी, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की स्पीचेस में
चुनावों के समय में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है कि जब पाकिस्तान अगर आपके बॉर्डर पर किसी तरह की स्कर्मिशेस कर रहा है, यानी कि झड़पें कर रहा है, और आपके सैनिकों को यदि किसी तरह की क्षति पहुंच रही है, वह शहीद हो रहे हैं, तो आपको ये कहा जाता है बार बार कि जितने भी लोग अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं या जो भी राष्ट्रवादी हैं, वो सैनिकों के हितों में खड़े होंगे, देश के हित में खड़े होंगे, और क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी है तो वह हमें वोट डालेंगे। ऐसी बातें आपने सुनी होंगी, राष्ट्रवादी पार्टी, या हम राष्ट्रवादी हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, हमें नेशनलिज्म की फीलिंग है। तो कई बार क्या होता है कि नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म की फीलिंग को फॉलो करवाते हुए वो कुछ और ही फॉलो करवाना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर समस्या हो जाती है। तो फिर कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो आपसे कहा जाता है, जैसे ये आपने बड़ी बार कन्फ्लिक्ट देखा होगा कि कहिए भारत माता की जय, तो जब आप कहते हैं कि भाई मैं नहीं कहूँगा, तो वह कहते हैं कि भाई तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, और क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं तो हम तुमसे यह पालना करवाएंगे, तुम्हें यह कहना ही होगा भारत माता की जय। तो फिर आपने ओपोनेंट पर्सन को ये कहते हुए सुना होगा कि मैं जय हिंद कह दूंगा, कि हम जय हिंद कहते हैं लेकिन हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं है, और इसे कह कर के ही हम अपने राष्ट्रवादी होने का प्रमाण दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम नेशनलिस्ट हैं। लेकिन देखिए एक नेशन है, नेशन के तहत एक नेशनलिज्म होता है, एक राष्ट्रवाद होता है, आप अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होते हैं। उसी राष्ट्र से, मैंने आपको बार बार कहा, आपको आइडेंटिटी मिलती है, विकास का मार्ग मिलता है, विकास करने के लिए संसाधन मिलते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए आपको वहाँ से संसाधन मिलता है, आपको अपना समाज वहीं से मिलता है, आप उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ये बड़ी चीज़ है। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि किसी न किसी कारणवश आप सभी के भीतर एक राष्ट्रवाद जाग उठता है, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जाग उठता है। लेकिन कौन सी चीज़ राष्ट्रवाद है, कौन सी नहीं, इस पर हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है, इस पर हमेशा डिबेट रही है। लेकिन राष्ट्रवाद का ये कंसेप्ट समाज को प्रभावित करता रहा है। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि एक सोसाइटी में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की डोमिनेंस है, मान लीजिए कि हिंदू कम्युनिटी की डोमिनेंस है, और उसके तहत ये बहुत ही कंफर्टेबल कंसेप्ट है कि आप ये कह सकते हैं कि भारत माता की जय। लेकिन दूसरी ही तरफ उसी सोसाइटी में एक कम्युनिटी मुस्लिम है, जो रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदू भी रिलीजियस कम्युनिटी के तौर पर यहाँ पर खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पर मुस्लिम्स भी कर रहे हैं, और उनके द्वारा ये सहज नहीं है कहना कि भारत माता की जय, ऐसा वो कहते हैं। मैं इन दोनों के बीच में नहीं जा रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि वह ये कहते हैं कि हमें ये सहज नहीं है कहना कि भारत माता की जय है। लेकिन आप देखेंगे इस बात पर एक डिस्कशन होगी, या आप देखेंगे कि उल्हाने भी दिए जाएंगे उस समाज को कि भाई आपको भारत माता की जय कहने में क्या है, और सो कॉल्ड राष्ट्रवाद का हवाला देकर के कहा जाएगा कि आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। तो उस समाज पर यह प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए किस तरह से आपका स्वयं का रिलीजन, उस रिलीजन से जुड़े कस्टम, कल्चर, मैनर आपको कुछ चीज़ें करने से रोकते हैं, और कुछ रिलीजन और उनके कस्टम, कल्चर, मैनर कुछ चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करवा रहे हैं, सहजता से करवा भी रहे हैं। तो दोनों ही रिलीजन और कल्चर, कस्टम, मैनर में कन्फ्लिक्ट है। कॉमन एस्पेक्ट इनके बीच में राष्ट्रवाद है। दोनों ही अपना राष्ट्रवाद प्रमाणित कर रहे हैं। एक अपना राष्ट्रवाद प्रमाणित कर रहा है भारत माता की जय कहकर, और दूसरा ये कह रहा है कि मुझे मेरा राष्ट्रवाद प्रमाणित करने के लिए इसे कहने की ज़रूरत नहीं, मैं इसे कहे बिना भी राष्ट्रवादी ही हूँ। मैं जय हिंद कहता हूँ, मैं संविधान की पालना करता हूँ, मैं देश के सभी नियमों की पालना करता हूँ। तो दोनों ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन दोनों ही यहाँ पर बंधे हुए नज़र आ रहे हैं, या दोनों ही के बीच कन्फ्लिक्ट का कारण उनका धर्म है, उनकी जाति, संप्रदाय, उन धर्म से उत्पन्न हुआ उनके कल्चर, कस्टम, मैनर है। तो यहाँ से ये प्रमाणित होता है कि चाहे जितना मर्जी हम नेशनलिज्म की भी बात कर दें, चाहे जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन की बात कर दें, लेकिन यह बात सत्य है कि आज भी लोग बहुत बड़े हद तक अफिनिटी रखते हैं अपने रिलीजन से, अपनी फैमिली से, अपनी किनशिप से, अपने कस्टम, कल्चर, मैनर से। यानी कि राष्ट्रवाद की भी भावना पूर्ण रूप से सब में जगा पाना भी बहुत कठिन कार्य है, यह भी इजी नहीं, क्योंकि राष्ट्र से भी अधिक हो सकता है उस राष्ट्र में रहते हुए भी आपकी लॉयल्टी आपके धर्म के प्रति ज़्यादा हो। और हमेशा इस बात पर आप डिबेट देखेंगे कि लोग आपको कहते देखेंगे कि तुम भारतीय होने के नाते भारत के हित में सोचना चाहिए था, तुम्हें अपने धर्म के विषय में नहीं सोचना चाहिए, धर्म की बाउंड्री से ऊपर होता है राष्ट्र। तो ऐसी डिबेट्स आप अक्सर सुनेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हर स्केल पर एक आपको कन्फ्लिक्ट दिख रहा है। एक तरफ हम ग्लोबलाइज हो रहे हैं, हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली नेशनलिज्म की फीलिंग इंटेंस होते जा रही है। एक तरफ हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली बहुत ही स्ट्रॉन्ग अफेक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी टुवर्ड्स द फैमिली, रिलीजन, कल्चर, कस्टम, मैनर एंड ट्रेडिशन लगा हुआ है, जुड़ी हुई है।
तो ये तीनों ही चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर देयर, पॉलिटिक्स इज़ देयर, द ग्लोबलाइजेशन, द नेशनलिज्म इज़ देयर, दैट ग्लोबलाइजेशन इज़ देयर, अल्टीमेटली दे आर एग्जिस्टिंग, यू आर हैविंग ऑल द फीलिंग्स बट स्टिल देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट। इस तरह से ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, दैट इज़ द कंसेप्ट। आप ऑल द टाइम ये डिसाइड कर रहे हैं कि इस मौके पर आपको राष्ट्र को चुनना है या स्वयं के धर्म को चुनना है। यहाँ पर कई तरह की डिबेट चलती है। या आप ये देखते हैं कि आपको राष्ट्र को चुनते हुए एक सेकुलर एक्सप्रेशन देना है यहाँ पर, या आपको अपने कल्चर कस्टम मैनर के थ्रू जाना है। लेकिन फिर भारतीय राष्ट्र का स्वरूप ही ऐसा है कि उसने राष्ट्र के तौर पर खुद को इस्टेब्लिश करते हुए आपको अपने सोशल इंस्टीट्यूशन से दूर नहीं किया है। कॉन्स्टिट्यूशन के दिए प्रोविजंस के तहत ये नज़र आता है कि आप सभी तरह के त्यौहार भारत में मनाते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स आर मैनी, नेशनल फेस्टिवल्स आर 26 जनवरी हैं, 15 अगस्त हैं, 2 अक्टूबर हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स आर मैनी। आप धार्मिक त्यौहार कितने ही मनाते रहते हैं। आप दिवाली मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद उल जुहा, ईद उल फितर, इस तरह से सभी तरह के त्यौहार मनाते हैं। आप क्रिसमस मनाते हैं, ऑल आर द रिलीजियस फेस्टिवल्स। तो आपको अनुमति है। यही कारण है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये जानते थे कि इतने स्ट्रांगली आप लोगों को कम्प्लीटली नेशन के साथ ही नहीं जोड़ सकते। नेशन के साथ जोड़ने का एक आधार ही रहेगा कि उन्हें उनकी सोशल इंस्टीट्यूशन से दूर ना किया जाए, उन्हें उनकी धार्मिक संस्थाओं से, उन्हें उनकी धार्मिक प्रथाओं से, उनके कल्चर कस्टम मैनर से, उनके फोक से दूर ना किया जाए। और ऐसा ना किया जाए कि उन्हें सारी आइडेंटिटीज़ ख़त्म करके एक सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए, दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नेशनल्स। ऐसा नहीं हो पाएगा। उनमें धीरे धीरे ग्रेजुअली राष्ट्रवाद की भावना आएगी, वो खुद को नेशन के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन उसका बेस यही बनेगा कि सबसे पहले वो खुद को आइडेंटिफाई अपने रिलीजन, अपने कल्चर कस्टम मैनर, अपनी फैमिली से करते हैं। तो राष्ट्र जब तक इन संस्थाओं को पोषित करेगा तो राष्ट्र के प्रति इनकी स्वामी भक्ति बनी रहेगी। लेकिन जब भी राष्ट्र के नाम पर या राष्ट्रवादी शक्तियाँ या राष्ट्रवाद के नाम पर इन संस्थाओं का हनन करने का प्रयास किया जाएगा, जब भी लोगों के इन स्फेयर्स में, इन पर्सनल स्फेयर्स में, यानी कि उनके रिलीजन में, उनके कस्टम कल्चर मैनर में, उनके फैमिली प्रोसेसेस में, उनके सोसाइटल सिस्टम्स में एंटर करने की कोशिश की जाएगी, तब हो सकता है कि वो खुद को राष्ट्र से जोड़ करके ना देख पाएँ, वो खुद को राष्ट्र से आइडेंटिफाई ना कर पाएँ, तब तक वो खुद को राष्ट्र के विरुद्ध खड़ा पाएँ, तब समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए बहुत ही कॉशियसली इंडियन स्टेट, यानी कि बहुत ही कॉशियसली इंडियन गवर्नमेंट, जुडिशरी ये सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज़ों में एंटर करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। जैसे कि मंदिरों में एंट्री का मामला हो जाए, या फिर कोई धार्मिक प्रथाओं की बात हो जाए, या कोई धार्मिक अनुष्ठानों की बात हो जाए, इसमें बहुत ही सोच समझ करके बहुत ज़्यादा ग्रेव कंसर्न क्रिएट हो जाए, तब जा कर के यह एंट्री ली जाती है। जैसे लिटरली अगर नर बलि दी जा रही है, यानी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस हो रहा है, तो फिर इट इज़ अ वेरी वेरी बिग कंसर्न, इट इज़ अ ग्रेव कंसर्न फॉर अ नेशन कि आप उस राष्ट्र में होते हुए जहाँ पर राइट टू लाइफ, दैट इज़ द राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार का एक मौलिक अधिकार दे रहे हैं आप, और दूसरी तरफ एक समाज यज्ञ में नरबलियाँ दे रहा है, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। तो आपको इसे रोकना है। तो देन द स्टेट विल एंटर इनटू इट। तो स्टेट उसमें एंटर करेगा और उस प्रथा को रोकेगा, और रोकेगा तरीके से इसके तहत कंसेंसस बनाएगा। हर बार वो कोशिश करेगा कि समाज के ही सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग आगे आएँ, उनसे बातचीत की जाए, उन्हें समझाया जाए, उन्हें कन्विंस किया जाए कि दिस सिस्टम, दिस रिचुअल इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट, ये ठीक नहीं है। तो स्टेट विल एंटर इनटू इट, तो स्टेट विल स्टॉप दिस, स्टेट विल ट्राई टू स्टॉप दिस। वो लॉ इनेक्ट करेंगे या कोई रूलिंग देंगे या कोई वहाँ के लिए गाइडलाइन बनेगी, तो स्टेट उसको रोकेगा। रोकने के बावजूद भी वो लोग भारतीय राष्ट्र से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं कि ये अभी पराया मुल्क नहीं है, अपना ही है। यही आर्ट है, यही कला है। समझ आई? उन लोगों की एक मान्यता थी, और वो मान्यता थी, उस मान्यता को आपने रोक दिया, आपने उस प्रथा को रोका। लेकिन फिर भी वो पूरी की पूरी कम्युनिटी भारतीय राष्ट्र के विरुद्ध नहीं हो गई, वो खुद को डिसएनफ्रेंचाइज नहीं कर गए यहाँ से। वो आज भी इसकी फ्रेंचाइज मान रहे हैं खुद को, आज भी यहाँ पर ही हैं, वो खुद को इस राष्ट्र का हिस्सा मान रहे हैं। ये एक तरह की कला है, ये आर्ट है उन लोगों की जो सरकारों में रहते हैं, या उन लोगों की जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, कि किस तरह से उस समाज को आप कन्विंस कर पाएँ कि अगर आप राष्ट्र हितों में देखें तो आपकी यह प्रथा ठीक नहीं। क्योंकि भारतीय राष्ट्र के तौर पर हमने ये एक्नॉलेज किया है कि मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं, और उन मौलिक अधिकारों के तहत देखें और ह्यूमन राइट्स के तहत देखें, मानव अधिकारों के तहत देखें, तो फिर सबसे बड़ी बात है जीवन का अधिकार। आप जीवन का अधिकार किसी से मत छीनिए, वरना इंडियन नेशन को
फिर इंडियन नेशन होने के तौर पर क्वेश्चन रेज कर दिया जाएगा कि आप एक नेशन भी कैसे हुए। आपके तो नेशन की जो फाउंडेशन प्रिंसिपल्स थे, जिसके तहत आपने बहुत से ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट के तौर पे एक्नॉलेज किया, वही फॉलो नहीं करा पा रहे आप बीइंग अ नेशन, तो फिर आप किस तरह से एक नेशन के तौर पर हुए। आज भी आप एक प्रिमिटिव सोसाइटी की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें बड़ी सारी बारबेरियन अप्रोचेज़ और बारबेरियन रिचुअल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट एट ऑल स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टू कंट्रोल दैम। तो हाउ यू कैन से दैट यू आर अ नेशन? सो बीइंग अ नेशन यू नीड टू कंट्रोल दैट। यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो इंडियन नेशन विल ट्राई टू कंट्रोल इट, एंड उसको कंट्रोल करने के बाद भी लोग खुद को जोड़ पाएंगे भारतीय राष्ट्र के साथ। ये एक कला का प्रदर्शन है, तो लोगों को कन्विंस करना। तो इसलिए हर चीज़ बाय फोर्स नहीं होती। अगर इंडियन नेशन की बात करें तो यहाँ पर जो भारतीय राज्य है, इंडियन स्टेट यानी कि द गवर्नमेंट, यहाँ पर जब भी कोई रूलिंग लेकर के आए या जुडिशरी कोई डिसीजन देती है, उसकी बहुत लंबा प्रयास रहता है कि ये रहता है कि इन्हें कन्विंस किया जाए, इन्हें मनाया, एक मुहिम बनाई जाए, लोगों को एक मुहिम के तहत लाया जाए, लोगों को अवेकन किया जाए। तो जैसे पोलियो के ड्रॉप्स आपको पिलाना है, तो ये ऐसा है कि आपके घर घर आकर के आपके ड्रॉप्स पिला करके जाते हैं। या मान लीजिए कि पॉपुलेशन को रोकने को लेकर के बहुत सारी साइंटिफिक प्रोसीजर्स, आप सर्जरीज़ आपकी बॉडी में करनी है, तो इट इज़ नॉट एट ऑल अ काइंड ऑफ फोर्स्ड कंसेप्ट, इट इज़ अ कैंपेन। लंबे समय से भारत सरकार कैंपेन करवा रही है, अलग अलग सरकारें आती रही है तो भारत की सरकारें, अलग अलग पार्टियां सत्ता में आती रही, वो कैंपेन करा रही हैं कि जनसंख्या नियंत्रण करिए, हमारे दो का सिद्धांत अपनाइए, आप मेडिकल प्रोसीजर्स को फॉलो करिए ताकि देश नियंत्रित रहे। इसके तहत लंबा 70 साल का समय लग गया, 75 साल होने को आए हैं लोगों को कन्विंस करते करते, ताकि जबरन उठा कर गाड़ियों में डाल करके उनकी जाकर के नसबंदियाँ कर देना और उनके मेडिकल प्रोसीजर्स कर देना, देन दे विल फील कि दिस नेशन इज़ नॉट आवर नेशन। ये देश हमारा देश नहीं हो सकता। जिस देश में हमारे साथ जानवरों की तरह ये व्यवहार किया गया, तो ये तो देश हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो धार्मिक पद्धति थी वो हम पर ऐसी कोई रोक नहीं लगाती कि हम कितनी संतानें जन्में। और कई धार्मिक पद्धतियों में लिखा भी है कि आप अच्छी खासी संतानें जन्म दें। धार्मिक पद्धतियाँ मतलब कि जो आगे आगे उनके डिस्क्रिप्शंस आते रहते, तो ये कहते कि जब हमारा धर्म हम पर रोक नहीं लगा रहा था, आप लोगों ने एक राष्ट्र के तौर पर बल का प्रयोग करके हम पर रोक लगा दी। ये बल आप में इसलिए इतना आया ना, क्योंकि वो बल उस भारतीय राष्ट्र में है, आपने उन सेनाओं का, उन पुलिस का इस्तेमाल किया हम पर। तो फिर ये बल जब हमारे विरुद्ध ही इस्तेमाल होगा, हमारी प्रथाओं मान्यताओं को कुचलने के लिए इस्तेमाल होगा, हम स्वयं को इस राष्ट्र के साथ जोड़ करके कैसे देखेंगे? तो फिर वो राष्ट्र के साथ खुद को जोड़ नहीं पाएंगे, और इस तरह से सभी कम्युनिटी वन बाय वन खुद को राष्ट्र से जोड़ करके ना देख पाएंगी। फिर राष्ट्र भी किनका रह जाएगा? कुछ सेनाओं का, कुछ बंदूकधारियों का। तो फिर वह लोग अलग हो जाएंगे, वो अपने अलग राष्ट्र की मांग करेंगे, क्योंकि फिर वो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। वो ये देखेंगे कि उनकी सोशल, कल्चरल, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनके ट्रेडिशंस अब यहाँ पर प्रोटेक्टेड नहीं है, सो दे विल डिमांड देयर ओन नेशन। इस तरह से नए राष्ट्रों की मांग पैदा होती है ना, सो दे विल डिमांड देयर ओन नेशन। इसलिए वो हर कोई अपने अपने नए राष्ट्र ना मांगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े स्तर पे ख्याल रखा जाता है कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि माइनॉरिटीज़ कभी भी ये ना फील करें कि यह राष्ट्र में हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक प्रथाएं, मान्यताएं अब सुरक्षित नहीं है। भाई, हमारी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर सारा यहाँ वैनिश हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो डोमिनेट कर जाएगी। तो इसलिए संविधान में बहुत ध्यान से उनकी सुरक्षा के लिए सारे प्रबंध किए जाते हैं, ताकि इस राष्ट्र से वो खुद को जोड़ें, एक नया राष्ट्र बनाने की इच्छाएं ना करें, जिस राष्ट्र में वो अपनी मान्यताएं, प्रथाओं को सुरक्षित रखने के सपने देखें। तो इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर भारत हमेशा से ही बहुत लंबे लंबे अभियान चलाता रहा है, कन्विंस करता रहा है लोगों को कि आप आइए। इसीलिए बुद्धिजीवियों का, इंटेलेक्चुअल सेगमेंट्स का, लोगों में जो लोकप्रिय लोग हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। गाँव का, पंचायतों का आज भी भारतीय देश में बहुत बड़ा योगदान है। आज भी भारत में बहुत सारे फैसले कानूनी घेरों से बाहर पंचायतों में हल किए जाते हैं, और उस डिसीजन की मान्यता इवन कई बारी किसी कोर्ट कचहरी में हुए डिसीजन की मान्यता से ज़्यादा मानते हैं लोग, कि पंचायतों में फैसला कर लिया गया है और अब पंचायत के से बाउंड हैं हम, क्योंकि पंचायत एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और हम उसके तहत मान्यता को मानते हैं, उसके निर्णयों को हम पालना करते हैं, हम उसको मानेंगे। तो दैट इज़ द कंसेप्ट। अदरवाइज आप पंचायत ने जो भी निर्णय दिया है, यू आर फ्री टू गो टू द कोर्ट। आप कोर्ट में चले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फिर भी लोग पंचायतों का फैसला मानते हैं, और इस बात को बड़ा माना जाता है कि इसने पंचायती फैसला नहीं माना, क्योंकि भारत में समाज को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। अब बताएं मुझे, अदर मुल्क में बताएं मुझे, अमेरिका में, यूरोप में कहाँ पंचायतें,
किधर है कंसेप्ट? तो दैट पंचायती कंसेप्ट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंट्री इंडिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्र तो भारत एक बना है, लेकिन राष्ट्र बना है भारत अब यह कॉलोनियल पीरियड के दौरान, लेकिन सभ्यता भारत बहुत पुरानी है। तो एक सभ्यता के रूप में भारत एक देश है, सिविलाइजेशन के तौर पर इंडियन नेशन इज़ वेरी वेरी न्यू, बट द इंडियन सिविलाइजेशन इज़ फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन तो बहुत पुरानी है। इतनी पुरानी आ रही चीज़ को बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा कि भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बहुत पुराने हैं और एकदम से सिद्धू को बना दिया, है ना। तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो घुटन महसूस करने लगेंगे कि भाई कल का आया हुआ आदमी जो मेरे सर पे बैठा दिया है, तो वो फिर क्या कहेंगे कि वो क्या करेंगे, वो यहाँ बाहर निकल जाएंगे, फिर वो अपना कुछ बनाएंगे, कोई पार्टी या किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, एक हज़ारों वर्षों से चलती आ रही सिविलाइजेशन, और उसके बाद बना एक नेशन। वो सिविलाइजेशन एक नेशन में बदली है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में बदली है। तो नेशन को ऑलवेज ख्याल रखना पड़ेगा कि सिविलाइजेशन कहीं घुटन महसूस ना करे, समाज कहीं घुटन महसूस ना करे। और इसलिए फिर हमारे संविधान में सही कोर्ट की जजमेंट्स को ले लें, पॉलिटिकल लीडर्स की आदतों को देख लें, आप तरीका अपना समझ लें। आप बहुत ख्याल रखते हैं सामाजिक मान्यताओं का, इसलिए सब त्यौहार, सड़कें बंद भी करनी पड़े, त्यौहार होते हैं। आप रामनवमी देख लें, आप शोभा यात्रा देख लें, किसी भी धर्म से जुड़ी देख लें, आप रविदास समाज से जुड़ी देख लें, वाल्मीकि समाज से जुड़ी देख लें, कबीर पंथ से जुड़ी देख लें, आप राम जी की देख लें, किन्हीं की भी देख लें, आप सबकी देख लें। आप सिखों से जुड़े हुए जितने भी जलसे निकाले जाते हैं आप उनको देख लें, प्रोसेशन सारे निकाले जाते हैं, या फिर प्रभात फेरियाँ होती हैं। और धर्मों में भी ये होता है, अब क्रिश्चियंस ने भी निकालनी शुरू की हैं आजकल। तो द थिंग इज़ कि ये अलाउ हो रहा है, पुलिस प्रशासन वहाँ पर आकर के सड़कों को बंद कर रहा है आपके लिए, और आप उस सड़क से एक्सक्लूसिवली गुजरेंगे तो उस दिन बाकी नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं वो रोक दिए गए। कि वो कह सकते कि भाई हमें तो फ्रीली जाना था, आपने सड़कें क्यों बंद की? क्योंकि मौलिक अधिकार ज़रूरी हैं, संविधान से आ रहे हैं, लेकिन ये तभी हैं जब समाज रह पाएंगे। तो भारत एक सभ्यता भी है, यह भारत रूपी सभ्यता के लिए जो नेशन है, द राष्ट्र दैट इज़ द भारत, द नेशन दैट इज़ द इंडिया, ये हमेशा प्रयास करता है कि सभ्यता बची रहे और सभ्यता और राष्ट्र मिलकर के आगे बढ़ें। राष्ट्र कभी भी अपने बल का प्रयोग सभ्यता के दमन के लिए नहीं करता। नेशन कभी भी अपनी फोर्सेस, अपनी पुलिस, अपनी आर्मी, डिफेंस को सिविलाइजेशन के सप्रेशन के लिए, सोसाइटीज़ के सप्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। और ऐसा अगर होने लगा तो यह सभ्यता इस राष्ट्र में घुटन महसूस करने लगेगी और फिर सभ्यता खुद को अलग रूप में देखना चाहेगी। फिर वो हो सकता है सभ्यता ये राष्ट्र में रहे ना, एक नया राष्ट्र बना ले। तो सभ्यता के तहत अलग अलग समाज, सभ्यता उनकी प्रथाएं, उनकी मान्यताएं, उनके कल्चर, कस्टम, मैनर, उनकी ट्रेडिशंस, उनकी संस्कृतियाँ, ये सब प्रोटेक्ट रखी गई हैं। तो देखिए भारत में कितने विविध त्यौहार होते हैं। और देखिए फिर पूरे देश में एक बैंक है, वो नेशनल कैरेक्टर का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन देखिए हर राज्य में अलग अलग छुट्टियाँ होती हैं उसकी। अब जब बंगाल में पंजाब नेशनल बैंक है तो नवरात्रि में जब वहाँ दुर्गा पूजा है तो वहाँ पूरे 9 दिन 10 दिन बंद रहेगा, लेकिन उन दिनों में पंजाब में सिर्फ उसकी दशहरे वाले दिन छुट्टी होगी, एक छुट्टी। तो इसी में आपका कोई कज़न अगर पीएनबी में लगा हुआ है और वो बंगाल में पोस्टेड है तो वो आपको बताएगा कि हमारी तो छुट्टियाँ चल रही है भाई, लेकिन आप कहेंगे यार हमारा तो छुट्टी नहीं है यहाँ पर, तो वो कहेगा कि भाई ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर वो दुर्गा पूजा कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पर तो रामनवमी कंसेप्ट है, यहाँ पे दशहरा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे दुर्गा पूजा चलती है पूरी 10 दिन तक, ये महत्वपूर्ण है। फिर लेकिन पंजाब में देखें तो सिख गुरु से जुड़े हुए बहुत से इस तरह के रिचुअल्स आएंगे, फेस्टिवल्स, उन दिनों में बैंक बंद होगा जिस दिन फिर शायद बंगाल में बंद नहीं होगा। तो देखिए एक राष्ट्र में भी एक कैरेक्टर का बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक है वो, और उसके बावजूद भी हर राज्य में अलग अलग दिन बंद हो रहा है, छुट्टियाँ अलग अलग हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडियन नेशन है उसने उस बैंक को समझा रखा है कि बेटे तुम्हें काम एक इंडियन नेशनल बैंक की तरह ही करना है, लेकिन तुम नेशनल बैंक तभी रहोगे जब तुम सभी स्टेट्स यानी कि उनके तहत आने वाली अलग अलग सोसाइटीज़ की मान्यताओं को एकोमोडेट करके चलोगे, अदरवाइज़ तुम उखाड़ करके फेंक दिए जाओगे। यानी कि अब इंडियन नेशनल बैंक कोई है और वो जा करके बंगाल में और दुर्गा पूजा में छुट्टियाँ नहीं दे रहा, तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? वो छुट्टियाँ करेंगे। और अगर फिर आपने उनकी सैलरी काटी, वो लात मार देंगे ऐसे बैंक को, उठा के बाहर फेंक देंगे, बंद करा देंगे बैंक को। वहाँ के अपने रिप्रेजेंटेटिव एमएलए वहाँ की सरकारों को कहेंगे उखाड़ के फेंको इस बैंक को बंगाल से बाहर, हमें नहीं चाहिए। जो हमें हमारी दुर्गा पूजा मनाने से रोकता है, हमारे